चलिए हम लोग आज देखते हैं कूलॉम्स लॉ का प्रॉपर्टी। ठीक है, कूलॉम्स लॉ का प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा। तो इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मतलब बोर्ड वगैरह में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, सभी जगह बोर्ड लेवल का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या है, सबसे पहली बात कूलॉम्स लॉ का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो बाबू कूलॉम्स लॉ का यूज पॉइंट चार्ज के लिए किया जाता है, यानी कूलॉम्स लॉ इज यूज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। यानी कूलॉम्स फोर्स का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए क्या करते हैं, बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए, है ना, बिंदु आवेश के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। क्लियर। दूसरी बात, इसमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है, रेस्ट में होता है। क्या होता है, चार्ज रेस्ट में होता है, विरामावस्था में होता है। यानी इट इज वैलिड फॉर चार्जेज एट रेस्ट। यानी इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब आवेश विरामावस्था में हो। क्लियर। कितना प्रॉपर्टी हो गया, 2। यानी कूलॉम्स लॉ का यूज किसके लिए किया जाता है, पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए। दूसरा, इसमें चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है। चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, विरामावस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि आपने बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाया इस पे। जैसे एक सेंट्रल फोर्स का मतलब कि इस पे जो फोर्स लगता है ना, वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, along द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, यानी दोनों चार्ज के मिलाने वाली रेखा पर। तो यानी जैसे Q1 Q2 पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपेल। ये क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, अगर मान लो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, और ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो भाई कहां लग रहा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन चार्जेस। यानी कूलॉम बल जो होता है दो आवेशों के मिलाने वाली रेखा पर लगता है। ठीक है, इसी कारण इसको सेंट्रल फोर्स भी करते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स भी करते हैं। ठीक है, तो इसका देखो ऑब्जेक्टिव पूछा है बोर्ड में, क्या पूछता है, कूलॉम फोर्स इज, कूलॉम फोर्स इज, तो कूलॉम बल है, क्या है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल, ऑप्शन बी सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दी। तो क्या होगा आंसर, है ना, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्यों, क्योंकि कूलॉम फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, और ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब क्या समझे, कि यहाँ जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज के मिलाने वाली रेखा पर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कूलॉम फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है ना। वह एक संरक्षित बल है। कूलॉम बल एक संरक्षित बल है। अब कंजर्वेटिव क्या है, तो 11th में आपने पढ़ा होगा, 11th, है ना, जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। ठीक है, 11th के नाम से ही आपको नींद आना स्टार्ट हो जाता है ना, छोड़ो। चलिए, तो 11th में पढ़ना था, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर में। कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, तो वैसा फोर्स जिसका राउंड ट्रिप में वृत्तीय पथ पर कुल वर्क डन का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी कंजर्वेटिव फोर्स कहते किसको है, कि राउंड ट्रिप में वर्क डन का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। देखो इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि मान लो ये चार्ज है और एक चार्ज को इसको चारों तरफ घुमाया गया, ये डिस्टेंस r है, तो बताइए वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, 0। वर्क डन का वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। किस नेचर का फोर्स है, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। और आप जानते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप में वर्क डन का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज ध्यान रखना कि कूलॉम फोर्स जो होता है वो जब दो पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, बहुत कम का मतलब लेस देन 10⁻⁻15 मीटर हो जाए, तो वो इनवैलिड हो जाता है। यानी जब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस इससे कम हो जाता है तो कूलॉम फोर्स क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, यानी उसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये जब दो पॉइंट बिंदु आवेश के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाती है तो कूलॉम बल का उपयोग
नहीं किया जाता है। क्लियर? यानी इट इज इनवैलिड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल दैट इज लेस देन 10 to the power minus 15 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कहता क्या है कि आप जानते हो कि फोर्स, जैसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आपने 9th में पढ़ा। तो 9th में आपने पढ़ा था, तो ये दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। किसके बीच? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। रिलेशन बिटवीन Fe एंड Fg। बाबू ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन Fe एंड Fg। Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी है ना स्थिर वैद्युतिकी बल, और Fg क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां आपको रिलेशन निकालना है। कंसेप्ट का कहना है कि ये जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज्यादा होता है, वेरी स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। कैसे? निकाल के देखते हैं। देखिए यहां पे, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देखते हैं। बाबू मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस चलो हम लोग मान लिए कितना? r। कितना मान लिए? r। तो यहां पे देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Fe बराबर K E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर? इसी ढंग से नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, इसको हम लोग लिख सकते हैं G m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब दोनों को क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए। पहले इसको लिख देते हैं G me स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों को डिवाइड कीजिए तो Fe बाई Fg कितना? तो K E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बाई कितना? G M E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपका कितना आ गया? Fe बाई Fg कितना आ रहा है? K E स्क्वायर बाई G M E स्क्वायर, यही ना। K का वैल्यू पुट कीजिए, कितना जानते हो? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और E का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, बाई G का वैल्यू बताइए तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और इसका कितना? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 का होल स्क्वायर। ठीक है? इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, तो अप्रॉक्स में लगभग आपका आएगा 10 टू द पावर 43। ठीक है? 10 टू द पावर 43। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे Fe बाई Fg कितना आ रहा है? 10 टू द पावर 43, यानी Fe कितना भाई? तो 10 टू द पावर 43 Fg। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है? तो 10 पर पावर 43 गुना। कितना बड़ा है? 10 पर पावर 43 गुना होता है। लेकिन किसके लिए? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी कारण कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है? ये हो गया। अब इसी ढंग से अगर आपको 2 प्रोटॉन के लिए वर्क किया जाए, किसके लिए? 2 प्रोटॉन के लिए, तो यहां अंतर क्या होगा? जो ध्यान देना, ये तो वही रहेगा। यहां आपका मास ऑफ प्रोटॉन पुट करोगे आएगा। ठीक है? अब कह दिया एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो चार्ज का वैल्यू चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो वो तो सेम होता है, बस यहां अंतर होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर?
एक रिलेशन है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है, ये समाप्त हो जाएगा। एक रिलेशन लास्ट है, देखिए क्या निकला, 4 इलेक्ट्रॉन Fe/Fg कितना, तो 10⁻43। 42 प्रोटॉन, तरीका बता दिए हैं, आप चाहोगे तो निकाल सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है। 10⁻36, 10⁻36 और लास्ट 4 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, 4 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन। यहां जो वैल्यू आएगा Fe/Fg वो 10⁻39, 10⁻39। क्लियर? तो ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत बड़ा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात की जाए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, Fe/Fg इक्वल टू 10⁻43। दो प्रोटॉन के लिए बात की जाए, Fe/Fg 10⁻36 और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए बात की जाए तो 10⁻39, ठीक है। अब ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ठीक है, इसी ढंग से हम आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट देते रहेंगे। न्यूमेरिकल भी आपको हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए अलग से आपको हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, स्पेशल फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है। थ्योरी का वीडियो लेक्चर अलग कर देंगे, न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर अलग कर देंगे, ठीक है, जिसमें आपका थ्योरी में आपका बोर्ड और कंपटीशन हो जाएगा, और न्यूमेरिकल जो होगा वो कंपटीशन के लिए स्पेशल होगा, ठीक है। तो आज यहां तक।